हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द हार्ट टचिंग पोर्शन ऑफ माय हार्ट। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी हम लोग प्लानिंग के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में एक टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स को तैयार करने की एक क्या टाइम फ्रेम हो सकती है ताकि हम इनको जोड़कर फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर सकें जिन पर अल्टीमेटली आपको चलना है। पिछले क्लास में आपको याद होगा मैंने ऐसे पर बात की थी। आज हम लोग ऑप्शनल पर बात करेंगे कि ऑप्शनल की एक क्या टाइम फ्रेम होनी चाहिए जिसमें आप इसको तैयार कर सकते हो। मैं हर सब्जेक्ट पर 4 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी वो चीज़ें होंगी। बेसिक्स, एडवांस, करंट, स्किल डेवलपमेंट। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं ज़्यादातर आपको कहते आ रहा हूँ कि उनकी तैयारी तो सारी है, सारी चीज़ों से होगी सारे एलिमेंट्स की, लेकिन जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है उसका लिंक कहीं न कहीं करंट से होता है। लेकिन ऑप्शनल के साथ थोड़ा-सा डिफरेंट। ऑप्शनल आप जानते हैं कि 2 पेपर होता है और बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, इसका बड़ा सिलेबस होता है। तो इसके लिए क्या है कि यूपीएससी ने जानबूझकर उस वजह से वो जानता है कि इसे तैयार करने में बहुत वक़्त लगने वाला है, तो आपको ज़्यादा चैलेंज वहाँ पे इस मायने में नहीं देता है कि आपको वो करंट में भी फँसा दे कि एक तो आप उतना समय लगा के पहले बेसिक्स और एडवांस तैयार करो और फिर करंट से भी उनको लिंक करो। अगर वो ऐसा करने गया तो साल इसी में निकल जाएँगे। इसलिए वो उस चीज़ को समझता है, उस मर्म को समझता है, तो उसने इसको थोड़ा-सा बाकी सब्जेक्ट से अलग रखा है, बाकी पेपर्स से। इसमें क्या है कि आपका जो पहले तो बहुत सारा सिलेबस होगा, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। उनके आप बेसिक्स तैयार करोगे, बेसिक्स और एडवांस के उसको समझने की कोशिश करो और फिर थोड़ा-सा उसको हाई लेवल पे पहले तो फंडामेंटल समझने की कोशिश करो कि ये है क्या? क्या डायमेंशंस है इसके? फिर उसी को एडवांस रूप में समझो कि अब आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो उसका और बेहतर तरीके से बेसिक्स मैं किसे कह रहा हूँ? आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटीज़ की बात करता हूँ, वहाँ से आप समझेंगे, तो वो एक बहुत ही जनरल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और एडवांस है कि आप ऑप्शनल की फिर उस जो भी आपका ऑप्शनल है, उसके एडवांस बुक को पढ़ोगे, जिससे आपको काफ़ी कुछ कंटेंट्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी ऑप्शनल को ध्यान में रख के तो लिखी नहीं जाती, लेकिन वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेन जो टॉपिक्स आपके ऑप्शनल के होंगे, वो आपको एडवांस बुक में मिलेगी। लेकिन वो एक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा, तो नोट्स आपके जो हैं, वो तो एडवांस में इस पे तैयार होंगे, लेकिन बेसिक्स को ध्यान में रखकर तैयार होंगे, क्योंकि आपको एडवांस से नोट्स तैयार ज़रूर करने हैं, लेकिन लैंग्वेज आपकी बेसिक्स की होनी चाहिए। तो इस तरह से वो लिंक होता है। तो इसका जो मेन पार्ट है, जो क्वेश्चंस आते हैं मैं कह रहा था, वो बेसिक्स और एडवांस पोर्शन से ही ज़्यादा आते हैं। करंट से इसका लिंक कम होता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि करंट से उतने टॉपिक्स ढूँढना मुश्किल हो जाता है यूपीएससी के लिए। और एक वो भी मैंने कहा कि ध्यान में रखना है उसको कि अगर उसने ये चैलेंज क्रिएट किया तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो काफ़ी कुछ जो है वो बेसिक्स और एडवांस से ही पूछता है, मतलब वो स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और इसके जिसके आंसर्स आपको काफ़ी कुछ बुक्स में मिल जाएँगे। तो ये यूँ समझिए कि बुक बुक स्पेसिफिक ज़्यादा है। इसीलिए इसमें जो है आपको बेसिक्स और एडवांस पर तैयार करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। करंट
से अगर कुछ यूनिक आ गया, कोई मान लीजिए आपका ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल है, तो करंट में ज्योग्राफ़ी से कुछ इम्पोर्टेंट घटना घट गई ऐसी, तो 1-2 क्वेश्चन्स वहाँ से आ जाएँगे। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेन जो सिलेबस लिखा हुआ है, वहीं से आएँगे। उसके जो बेसिक्स के पोर्शन हैं, उसका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन्स है, वहाँ से ज़्यादा होंगे। करंट से लिंक इसका कम होगा। लेकिन स्किल डेवलपमेंट यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि इस पर भी थोड़ा कम वक़्त लगाना पड़ेगा, इसके स्किल डेवलपमेंट पे, इसके जो क्वेश्चन्स हो गए, उसके आंसर करने पर। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन्स होंगे, ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन्स होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर राइटिंग, उस पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। आप जो करंट वो जो है बाकी जीएस के पेपर्स के लिए जो आंसर राइटिंग, फ्रेमिंग आप तैयार करोगे, वो काफ़ी कुछ आपकी मदद करेगा ऑप्शनल के आंसर्स करने में। लेकिन थोड़ा-सा अलग जाने की भी ज़रूरत होती है कि हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो डायरेक्ट के लिए थोड़ा-सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए आंसर का, तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी कम वक़्त लगेगा आपको स्किल डेवलपमेंट और करंट में ऑप्शनल को लेकर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी बात करें तो बिग चंक है, सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आप मुझे लगता है कि 3-4 घंटे रोज़ लगाओ इस पर, ऑप्शनल के 2 पेपर्स को तैयार करने में, उसे समझने में और उस पर नोट्स तैयार करने में और फिर उसको पढ़ने में, तो मुझे लगता है कि आप 3-4 घंटे रोज़ लगाओ, तो 6 टू 6 एंड हाफ मंथ्स इतने टाइम में आप इसको तैयार कर पाओगे। इससे कम देना उचित नहीं होगा, बेटर नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऑप्शनल भी बड़ा स्कोरिंग पेपर होता है, तो वो अपॉर्च्युनिटी आप क्यों मिस करोगे? थोड़े से अच्छे से आप तैयार कर लो, ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर सको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है और आप जानते हैं कि बिग चंक है, 2-2 पेपर्स 500 नंबर्स के हैं, तो इसमें आप पिछड़ने का रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ, हल्के-फुल्के तरीके से इसे ले लें। इसमें देखा गया है कि जैसे आप और पेपर्स को देखो अपने जीएस के पेपर्स को 250 में आपको कितने 100 से 120 के बीच में ज़्यादा टॉपर्स भी इसी रेंज में रहते हैं। ऑप्शनल में आप ये 250 में 150 टू 170 तक स्कोर में जा सकते हो। तो ये इसका बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा होता है, तो आपको बुक्स में मिल जाते हैं काफ़ी कुछ। जीएस पेपर्स के तो आपको वहीं पे आंसर्स पढ़ा है आपने कंटेंट्स, लेकिन उस तरह से वो मिलते नहीं डायरेक्ट, बहुत सोचना पड़ता है, तैयार अपने थॉट्स में जाना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी कुछ है कि बुक्स में बना-बनाया काफ़ी कुछ बना-बनाया आपको मिल जाएगा, लेकिन जीएस पेपर्स में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इसके स्कोर्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंटेंट इतना ज़्यादा है कि उसको ध्यान रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है कि आपकी कम से कम आप इस तरह से उसको पढ़ तो लो, समझ तो लो कि जो क्वेश्चन्स पूछे जाएँ, वो आपका माइंड आपको सपोर्ट करे कि हाँ, आपने इस तरह से तैयार किया है, तो आप आंसर ऐसे करके लिख सकते हो। कम से कम कंटेंट्स के लिए आपको समय लगाना पड़ता है कि वो एक सॉलिड तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपके अंदर उतर जाए। बहुत होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड करके नहीं पढ़ते, कैटेगरी वाइज़ नहीं पढ़ते, तो चीज़ें गड्डम-गड्ड हो जाती हैं, इस तरह से जाती हैं कि फिर अगर हम ढूँढने जाते हैं, तो मिलती नहीं। जैसे आप अपने कमरे में सामान तैयार करो, मान लीजिए आपका अलमीरा है, तो जैसे-तैसे आपने कपड़े फेंक दिए उसमें। तो अब ढूँढना है कोई पर्टिकुलर ड्रेस तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन आपने सजा कर रखे हैं। कैटेगरी बना के रखें कि हाँ, यहाँ पे सूट्स का पोर्शन होगा, यहाँ पे साड़ी का पोर्शन होगा, यहाँ पे पैंट्स का पोर्शन होगा, यहाँ पे फ्रॉक्स का पोर्शन होगा, जो भी है आपके अलग-अलग चीज़ें आपने सजा के रखी हैं, तो जब जिसकी ज़रूरत है आप वहाँ पे जाओ और आपको मिल जाएगी। ऐसे ही दिमाग में भी आपको कैटेगरीज़ बना के रखनी है, चीज़ों को एक साथ मिक्स अप नहीं करना है, तो फिर आप आराम से वहाँ से लेके आ पाओगे। इस तरह से आपको ऑप्शनल को तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको लगभग इतना वक़्त लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये मुझे ऑप्शनल के बारे में आपसे कहना था। अब हम लोग आगे दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जो भी बचा हुआ होगा।
तो फ्रेंड्स टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।